Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the supply function and also discuss about the causes of supply, that is extension and contraction part. So first of all we will start with the supply function. तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सप्लाई फंक्शन जो है ये होता क्या है या इसका मतलब क्या है। तो सप्लाई फंक्शन सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो सप्लाई फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ it is functional relationship it is functional relationship between QS मतलब quantity supplied and factors affecting supply for a commodity। ठीक, तो सिंपल और आसान इसका डेफिनेशन है कि इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई फॉर अ कमोडिटी। उसके बाद इस डेफिनेशन को और ज़्यादा वो करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसके कुछ जो है फैक्टर्स भी होते हैं, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें जो है चीज़ें हैं। जैसे कि इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस भी करते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ, फिर जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने फैक्टर्स मतलब हमारे पास टोटल जो है सप्लाई को अफेक्ट करने वाले टोटल हमारे पास 10 फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 फैक्टर्स को एक मतलब जो भी उनके होंगे 10 फैक्टर्स हैं, उन 10 फैक्टर्स के जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं एक तरीके से मतलब उसको यूज़ करेंगे इसमें लिखने के लिए। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो है वो है आपका सबसे पहला जो फैक्टर इसमें होता है वो है आपका प्राइस, तो हम यहाँ लिख देंगे पी एक्स। प्राइस के बाद जो सेकंड नंबर का होता है आपका जो फैक्टर हमारे पास है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है, तो वो है आपका प्राइस के बाद हो जाएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो यहाँ पी आर लिख देंगे। पी आर के बाद नेक्स्ट जो है उसी तरीके से जैसे कि पी एक्स पी आर हो गया, फिर नेक्स्ट आपका प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो पी एफ लिख दिया हमने। पी एफ के बाद फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है गोल ऑफ द फर्म है, तो इसको हम जी लिख दिए। फिर आपके पास चेंज टेक्नोलॉजी है तो टी सी लिख दिए। फिर जो है प्रोड्यूसिंग फर्म्स है तो पी एफ लिख दिए। फिर आपका एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस है तो पी ई लिख दिए। फिर उसके बाद टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ को टी एस लिख दिए। फिर नेचुरल फैक्टर्स एन एफ हो गया और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हम टी एम लिख दिए सपोज़। तो ये आपका जो है सारा सपोज़ पे ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक एक करके हम इसको अगर चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि टी एस का मतलब क्या है या इसका पी एक्स का मतलब क्या है, ऐसे करके एक एक करके लिख सकते हैं हम। तो खैर उसकी खास उतनी ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन जो है दो टाइप के जनरली होते हैं। एक तो आपका होता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, और दूसरा होता है आपका मार्केट सप्लाई फंक्शन। दोनों सेम है, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमको जो पड़ेगा वो पड़ता है हमारे जो है अब जो डेफिनेशन का अप्रोच जो फैक्टर्स होते हैं उसमें, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स तो होते नहीं हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के 5 होते हैं, तो उन 5 फैक्टर्स को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। बाकी जो हैं वो सब हमारे उसके मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहाँ के लिए सारे फैक्टर्स लिखेंगे बस, और कोई उसमें चेंज जैसा कुछ है नहीं, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। अब हमारे पास जो है इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम वही हो जाएगा, बस सेम डेफिनेशन जो ऊपर हमने लिखा है ये वाला कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई था, बस इस जगह पे चेंज करना होगा, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई लिखना होगा बस, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगा।
और यहाँ पे जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा क्यू एक्स इज़ इक्वल टू एफ, तो हमको 5 ही चाहिए, तो पी एक्स, पी आर, पी एफ, जी और टी सी। बस बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। मार्केट सप्लाई जो होता है, क्योंकि मार्केट सप्लाई 2 या 2 से अधिक फर्म के लिए होता है, तो यहाँ पे अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे होते हैं। तो यानी ये पूरा जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज़ क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ, पी एक्स, पी आर, पी एफ, जी, टी सी, पी एफ, पी ई, फिर आपका हो जाएगा टी एस, एन एफ, टी एम, यानी 10 के 10 हो जाएगा। डेफिनेशन सेम रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे बस यहाँ इनपुट करना होगा हमको, इस जगह पे। यहाँ अगर इंडिविजुअल सप्लाई का डेफिनेशन है तो इंडिविजुअल लिख देंगे, और मार्केट सप्लाई का डेफिनेशन तो मार्केट लिख देंगे बस, और बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ये मैंने मतलब एक ही डेफिनेशन से सारा डेफिनेशन आपका बन जाएगा। एक बार फैक्टर्स का हम बता दे रहे हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गोल ऑफ द फर्म, चेंज इन टेक्नोलॉजी, फिर आपका वो नंबर ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, टैक्स एंड सब्सिडीज़, नेचुरल फैक्टर्स और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टोटल मिला के आपके पास 10 हैं, यहाँ पे आपके स्टार्टिंग के 5 ही होते हैं। तो टोटल ये आपका है टाइप्स ऑफ सप्लाई फंक्शन। एलोबरेट करने के लिए पूछता है एक एक करके, तो एलोबरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस तरीके से करके, क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, एफ इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप, और पी एक्स, पी आर जो भी है ये करके ये हम लिख देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आई एस। आई एस का मतलब इंडिविजुअल सप्लाई। वही चीज़, यही इसी सेम चीज़ को अगर हम यहाँ कंटिन्यू कर देंगे, बस यहाँ पे लास्ट वाला जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आई एस की जगह हम यहाँ लिख देंगे मार्केट सप्लाई, बस बाकी सारा कुछ जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह वाला पार्ट सारा कुछ सेम रहेगा। तो यही हमारा सप्लाई फंक्शन में इतना ही है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कॉजेस ऑफ सप्लाई देख लेते हैं। तो उसका क्योंकि काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा चार्ट टाइप का है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉजेस ऑफ सप्लाई। तो एक चार्ट के थ्रू हम देखना चाहें तो उसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। या कॉजेस सप्लाई भी बोलते हैं इसको, कई बार जो है इंक्रीज़ चेंज इन सप्लाई भी कहते हैं। चेंज इन सप्लाई, कॉजेस हम ना लिख के चेंज इन सप्लाई लिखें तो ज़्यादा अच्छा। चेंज ऑफ सप्लाई या चेंज इन सप्लाई हो गया। अब इसके जो है 2 टाइप के होते हैं। ये जब भी बनता है तो 2 कैटेगरी में बनता है, जिसमें आपका एक तो आपके जो होता है सप्लाई में जो इंटरनल चेंजेस आते हैं उसके बारे में देखा जाता है, और एक जो रहता है वो आपका दूसरा देखा जाएगा, मतलब कि जो एक्सटर्नल टाइप के होते हैं उस तरीके करके देखा जाता है। तो इसमें पहला तो हमारा जो होता है वो होता है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व होता है। पहला हमारे पास हो जाएगा शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, और दूसरा होता है मूवमेंट अलोंग द सेम एस एस मतलब सप्लाई कर्व। ठीक, तो सबसे पहले तो एक एक करके जो है सबके रीजंस हम देखते चलेंगे कि कब का रीज़न क्या है कैसे करके। तो ये एक बड़ा सा चार्ट है जो कि अगर इसको इस चार्ट को याद कर लिया जाए तो बाकी सारी चीज़ जो है आसान हो जाती है। तो रीज़न देख लेते हैं हम एक एक करके। जैसे हमारा शिफ्ट का जो रीज़न हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ये होता है चेंज इन फैक्टर्स, चेंज इन फैक्टर्स, और प्राइस जो होगी यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होती है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है चेंज इन प्राइस, यानी यहाँ प्राइस में बदलने की वजह से होता है, और फैक्टर्स हो जाएंगे आपके कांस्टेंट। ठीक, अब इसके बाद जो है इनके भी टाइप्स हैं अपने अपने। जैसे कि आपका जो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व है इसके 2 टाइप्स हैं, दोनों को हम देख लेते हैं। पहला आपका जो टाइप्स होता है वो हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा इंक्रीज़ इन सप्लाई, और दूसरा हो जाएगा डिक्रीज़ इन सप्लाई।
इसके भी आपके पास दो हैं, एक तो हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और दूसरा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक, ये दो हमारे पास जो है अवेलेबल हैं। अब इन 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 लोगों के भी अपने रीजंस हैं क्यों ऐसा होता है। तो आपका जो इंक्रीज़ इन सप्लाई है, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है, जैसे ऊपर हमने लिखा है ना, चेंज इन फैक्टर्स, तो यहाँ हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स। और डिक्रीज सप्लाई का हो जाएगा, ये फेवरेबल है तो जाहिर सी बात है ये अनफेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स। बस सिंपल इतना ही हो जाएगा, यहाँ फेवरेबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अनफेवरेबल चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा, तो एक्सटेंशन का जो रीज़न हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा राइज इन प्राइस, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ हो जाएगा फॉल इन प्राइस और बाकी सारे फैक्टर्स जो रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे एज इट इज़, जैसा हमने ऊपर में डिस्कस किया है। ठीक, डिमांड में ये उल्टा होता था, डिमांड में एक्सटेंशन जो होता था वो फॉल इन प्राइस की वजह से होता था, यहाँ पे सीधा सीधा होता है। अब ये तो इन सबके रीजंस हो गए, सबके जो है वो हो गए। अब लास्ट जो इसमें बचा है आपका वो है डायग्राम वाला पोर्शन, कि डायग्राम किस तरीके से सबका होता है। तो एक बार डायग्राम वाला पोर्शन भी हम देख लेते हैं कि डायग्राम या शिफ्ट वाला बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली बात जो है शिफ्ट की बात कर लेंगे। तो जब इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है, यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। एक्सटेंशन में हमारा जो होता है वो हमेशा से अपवर्ड मूवमेंट करता है, जैसे कि यहाँ हमने पहली बात की ना, इसमें मूवमेंट होता है तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट करेगा और यहाँ पे आपका डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो ये हमारे पास जो है टोटल ये तो हो गया। अब देख लेते हैं हमारा जो लास्ट पार्ट है इसमें, ये है डायग्राम वाला पार्ट। डायग्राम देख लेते हैं एक एक करके। क्योंकि ये राइटवर्ड शिफ्ट है तो सप्लाई कर्व आपका कुछ इस तरीके से बनता है, एस एस। यहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाइड को मेंशन करते हैं, यहाँ पे प्राइस को मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से जो है आपका ये। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि राइटवर्ड शिफ्ट किस तरीके से, तो हमेशा हमारा राइट जो है इस साइड में है हमेशा। तो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब पहले यहाँ पी क्यू बना लेते हैं, एक ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब हो जाएगा पूरा का पूरा सप्लाई कर्व एक नया सप्लाई कर्व बन के आगे आ जाएगा। ये आपका S1 हो जाएगा और ये आपका आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया Q1। ठीक, जैसे हमने पहले ही बात किया था, जब इसमें चेंज आएगा तो इसमें प्राइस में चेंज नहीं है, तो प्राइस कांस्टेंट है, तो प्राइस देखिए कांस्टेंट है, प्राइस यहाँ पे जो है हमारा कांस्टेंट ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं। बशर्ते हमारा सप्लाई जो है, सप्लाई हमारा आगे पीछे जो हो रहा है वो सप्लाई केवल चेंज कर रहा है। इसी तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट देख लेते हैं। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी जो है सेम ही बनता है एकदम, बस ये है कि शिफ्ट लेफ़्ट में करेगा। ये हमारा सप्लाई हो गया, ये हमारा प्राइस और क्वांटिटी की मार्किंग हो गई। अब जैसा कि यहाँ लेफ़्ट में शिफ्ट करेगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये एरो ऊपर दिखा दिया क्योंकि ऊपर कर सक रहा है, S1 हो गया, यहाँ भी S1, यहाँ पे इसमें यहाँ पे काटा गया तो ये हो गया आपका Q1। यानी यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से मतलब क्या हो रहा है, फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंज आ रहा है, यहाँ हमने लिखा है ना फैक्टर्स अनफेवरेबल चेंज आ रहा है, इसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट और ये हो जा रहा है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसका भी अपवर्ड मूवमेंट का देख लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। अब यहाँ पे पहले तो हम पी क्यू बना लेंगे एज इट इज़ जितना हमारा बनता है। अब अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये ऊपर की तरफ चल जाना, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे कि ये ऊपर गया तो ये चीज़ जो बन रहा है यहाँ पे, यानी प्राइस भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो जैसा कि हम लोग पहली बात किए कि यहाँ पे प्राइस और सप्लाई में जो होता है ये आपका रिलेशनशिप जो होता है डायरेक्ट होता है। और आखिरी हमारे पास है
ये हमारा P, ये हमारा Q। अब यहाँ पे जो हमारा सप्लाई रहेगा वो डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट इस तरीके से हम यहाँ पे दिखा देंगे। ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया। बस, तो प्राइस कम हो रही है तो अपना सप्लाई भी जो है कम हो रहा है। तो ये हमारा टोटल पूरा का पूरा चार्ट हो गया। तो इस वीडियो में बस हमारा इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।